अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं इस व्लॉग में चार इश्यूज़ पर बात करूंगा। एक तो ये है कि मौलाना जो है वो कल से मौलाना फजलुर रहमान एक ट्विटर या सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए हैं और पीटीआई भी उनके दम से दम भर रही है। तो क्या कहते हैं, सांस से सांस ले रही है। तो मौलाना क्या पीटीआई के साथ ठहरेंगे या कहीं और उड़ान भर जाएंगे, इस पर मैं बात करूंगा। दूसरा, जो अदम एतमाद के हवाले से मौलाना के दावे हैं उसमें सदाकत कितनी है। तीसरा, गरीदा फ़ारूकी ने आज मौलाना का इंटरव्यू किया है और उसमें कोई चीज़ें नहीं चल सकी, सेंसर हो गई हैं। वो क्या चीज़ें थी। और चौथी बात, आईएसआई के पंजाब के साबिक सेक्टर कमांडर, वो लापता हो गए हैं। वो हाल ही में उन्होंने पीटीआई के टिकट से यानी इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीता पीटीआई की हिमायत से, और अब वो गायब हो गए हैं। उनकी क्या क्या कहानी है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और बात को आगे बढ़ाने से पहले वही बात, चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और टल्ली अपनी आन रखा करो। और अब जो है यानी कि मैं आपको बातें बताता हूँ आज की जो कुछ हुआ है। आज इतनी बातें हैं, इतनी चीज़ें हैं, यानी कि मुझे अपना व्लॉग बार बार लेट करना पड़ा है कि कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना आ जाए, कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना आ जाए। अभी भी मैं शॉर्ट लिस्ट की हैं चीज़ें। तो चले हम बात शुरू करते हैं। आपका टाइम ज़ाया ना हो, बड़े कीमती लोग हैं, आपने अभी और कई व्लॉग देखने हैं। तो नाज़रीन, मौलाना का आपको आइडिया है कि मौलाना का कल इंटरव्यू चला। मौलाना ने कोई तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से काफ़ी कल दावे किए और उसके बाद से वो एक बड़ी एक हार्ड कमोडिटी बने हुए हैं और पीटीआई को भी उनसे रातों रात प्यार हो गया और वो प्यार अभी तक बरकरार है। मुझे ख़दशा है कि कहीं ये बंधन टूट ना जाए। और क्या ये मौलाना उनका यही था प्यार, क्या एक सबब ये था कि कोई पीटीआई के एक वफद की भी उनसे मुलाकात हुई थी और इमरान खान जो है उन्होंने भी मौलाना के साथ गो हेड का ऐलान किया था। तो क्या मौलाना उधर टिक पाएंगे, और जो कि मुझे नहीं लग रहा कि टिक पाएंगे। उसकी वजह यह है कि जिस बुनियाद पे वो पीटीआई को इतने अजीज़ हो गए थे, एक तो ये था कि उन्हें पीटीआई को भी कोई बंदा केपी में नहीं मिल रही थी, कोई पार्लियामानी पार्टी, तो उन्हें मौलाना मिले। और हालांकि ये दोनों आपस में सख्त एक जो है ना एक दूसरे से एक नफ़रत वाला इनका रिश्ता है। तो लेकिन हालात ने कोई इन दोनों को करीब ले आए। मौलाना साहब को सीटें नहीं मिली। मौलाना साहब के साथ वाले जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से कोई तरक्की पास हो गए ने। बाकी जमातें, मौलाना जो हैं वो एक तरह से वो अपने आप को फेल समझ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मैं पीछे रह गया हूँ। तो वो उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना आगे जो गवर्नमेंट बनाने वाले हैं, जो कि मेरे साबिक दोस्त हैं, जो नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, इनके साथ कुटी और मैं बैठने लगा हूँ अपोजिशन में अपने इमरान खान भाई के साथ। तो क्या वो बैठ पाएंगे या फिर जो है उधर ही उड़ान भरेंगे। इस पर मुझे लग रहा है कि मौलाना, मैंने आपको कल बताया था कि जो उनकी जो पोजीशन है इमरान खान के साथ साथ देने से उनकी अपनी सियासत बड़ी बुरी तरह मुतासर होगी। और वो इसको, ये जो आजकल उन्होंने बयानात दे रहे हैं, वो किसी हद तक इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपने आप को रेलिवेंट करें, एस्टेब्लिशमेंट को बताएं कि हम भी खड़े हैं राहों में, कोई इधर भी ख्याल करो। तो वो इस वाले से कर रहे हैं। और ये ज़्यादा देर शायद ये हनीमून, इनकी हनीमून में ये शायद को ब्रेकअप ना हो जाए पीटीआई का और जेयूआई का। तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन मौलाना ने आज एक इंटरव्यू में ये बात ज़रूर की है। उन्होंने कहा कि कोई अभी चीज़ें तय नहीं हैं, हो सकता है कि बात आगे चले, हो सकता है कि ना चले। और दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि मैं जो है उनके साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ भी जाने को तैयार हूँ। तो उन्होंने अपने रास्ते भी खुले रखे हुए हैं। इससे जो है ना तासर ये मिलता है कि वो खड़े हैं रास्ते में और अपने पुराने साथियों की तरफ ही देख रहे हैं कि भाईजान मैं भी इधर खड़े हैं, इधर वेखो मैनू लै चलो किसी पासे नाल। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये जो मैं इंटरव्यू का बता रहा हूँ कि जिसमें उन्होंने ये बातें की हैं, बेसिकली आज उन्होंने गरीदा फ़ारूकी हैं, एक एंकर पर्सन है हमारी, वो जी टीवी के साथ एक प्रोग्राम करती हैं, जी फॉर गरीदा। तो उसमें उन्होंने अपने इंटरव्यू में मौलाना ने ये बातें की हैं। और इन बातों के अलावा मौलाना ने ये भी बात किया, उन्होंने कहा जी कि कल मैंने जनरल फैज़ का नाम नहीं लिया था। बेसिकली आपके नॉलेज में होगा लेकिन मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि मुझे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो हैं उन्होंने कहा था कि अदम एतमाद के हवाले से हमें एतमाद में लिया था और इस तरह की बातें थी। वो मैं फैक्ट्स आगे आपको मैं बयान करता हूँ। तो लेकिन ये है कि वो जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम जनरल फैज़ नहीं थे। जनरल फैज़ डीजीआई से नहीं थे उस टाइम। जो हैं जो हमारे मौजूदा डीजी हैं आईएसआई, जो
क्या ना है, नदीम अंजम, ये DGI से ही उस टाइम भी थे, और जिस मुलाकात का हवाला दे रहे हैं वो भी उसमें भी नदीम अंजम मौजूद थे। और चूंकि मौलाना ने काफ़ी गलत बयानी से काम लिया था, तो गालिबन उन्होंने जनरल फैज़ का नाम लिया कि जनरल बाजवा भी रिटायर हो गए हैं, तो उन्होंने मुझे क्या पूछ लेंगे, और जनरल फैज़ भी रिटायर हो गया, उन्होंने भी की होएगा, तो जो मौजूदा है इनका मैं जिक्र नहीं करता। तो उन्होंने कल जनरल फैज़ का नाम लिया था। आज जो उन्होंने कहा जी कि मैं असल में ना वो गलती से जनरल फैज़ का जिक्र हो गया, तो ये उधर जनरल नदीम अंजम थे मौजूद, जिस मीटिंग का मैं हवाला दे रहा हूँ, या जिसमें हमें बोला गया कि आप तहरीक एतमाद लेकर आएँ। तो अब ये है कि ये बात तो उधर हो गई, उन्होंने नदीम अंजम का नाम लिया और मीटिंग का हवाला भी दिया, सारी बातें हुई, लेकिन ये बातें चल नहीं पाई। अब ये है कि हमें कैसे इस बात का पता चला, असल में ये है कि जो गरीदा फ़ारूकी हैं उन्होंने को ट्वीट किया, और मैंने वो ट्वीट देखा, और उसके बाद हमने देखा कि कुछ देर के बाद वो ट्वीट जो है वो डिलीट हो गया। और ट्वीट में क्या था कि जनरल फैज़ का नाम गलती से लिया, वो उनके बाद वाले थे, यानी कि उनके बाद वाले जो हैं जनरल नदीम अंजम की बात है जो अभी भी हैं। तो ये जो चीज़ है ये सेंसर होगी। हमें कैसे पता चला सेंसर होगी? क्योंकि उधर जो JUI के लोग भी मौजूद थे जिधर इंटरव्यू हो रहा था। गरीदा फ़ारूकी जो है उनको मैंने कोई 2-3 दफ़ा कॉल किया कि उनका यही जानने के लिए कि उनका इंटरव्यू चला है, तो उसमें कोई उस तरह का जिक्र उस तरह से नहीं आया जनरल नदीम का, तो उनका फ़ोन अटेंड नहीं हुआ। तो फिर जो है कोई जो मौलाना की पार्टी के लोग थे उनसे मैंने पूछा कि भाई ये बात तो मौलाना की थी, ये उधर पता नहीं मुझे गलती हो रही है। उन्होंने कहा जी नहीं वो चली नहीं है, वो टीवी ने GTV ने वो चीज़ सेंसर कर दी है। अब ये है कि जो मौलाना इल्ज़ाम लगा रहे थे क्या वो दुरुस्त था या नहीं। अब ये भी है ना कि आप एक इल्ज़ाम भी गलत लगा रहे हैं या ठीक लगा रहे हैं। तो टीवी तो जो बॉयज़ के बारे में ठीक इल्ज़ाम भी चलाना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, तो अगर गलत लग जाए तो फिर तो और ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बात क्या थी, उन्होंने ये बात की थी जी कि जो जनरल बाजवा हैं और नदीम अंजम हैं ये हमें मिले थे, और ये कब की बात है, ये 26 मार्च की बात है। 26 मार्च को क्या हुआ था उस टाइम तक, ये 26 मार्च 2022 की बात है। उस टाइम तक तहरीक अदम एतमाद पेश की जा चुकी थी, यानी कि सबमिट की जा चुकी थी, दाखिल कराई जा चुकी थी। आप ये कह लें कि पेश तो यानी कि दाखिल हो गई थी पार्लियामेंट में, उधर नेशनल असम्बली में। और इमरान खान जो है वो पहले फ़ौज पर तकिया किए हुए थे कि फ़ौज किसी तरह उनको बचा लेगी, ये जो अपोजिशन है इनके खिलाफ को नैब के केसेस बना के इनको अंदर करेगी, और ये सारे भाग जाएंगे, और तहरीक अदम एतमाद जो है वो उड़ फुड़ जाएगी रास्ते में। लेकिन ऐसा ना हुआ। इन्होंने जब जनरल बाजवा से बात की, जनरल बाजवा ने कहा कि भाईजान काफ़ी तुहाडे हथों तुहाडी वजह तो जलील हो चुके हैं, हूँ जो है ना कोई काम अपना खुद संभालें, हम जो है ना हम आपके खिलाफ साजिश करेंगे ना आपके हक में करेंगे, तो आप इसको खुद संभालें। जब कुछ ना हुआ तो एक मौके पे उन्होंने जनरल बाजवा से कहा कि अच्छा आप इस तरह करें कि आप उनके पास जाएं, ये जो PDM की जो पार्टीज़ हैं, और PDM के सरबराह उस टाइम कौन थे, मौलाना फजल रहमान, तो आप इनके साथ मुलाकात करें। PDM प्लस पीपल्स पार्टी अलहदा हो चुकी थी उस टाइम तक, तो इनसे मुलाकात करें, इनको कहें कि आप तहरीक एतमाद वापस ले लें और 80 इस्तीफ़ा दे देने हैं, आपको इस्तीफ़ा चाहिए, यानी मतलब यह है कि इमरान खान का इस्तीफ़ा। तो जनरल बाजवा और जनरल नदीम अंजम है जो अभी DGI से ही हैं, उस टाइम भी DGI से ही थे, तो इन्होंने इनके साथ कोई एक ISI का मैस है मारगला रोड पे इस्लामाबाद में, उधर मुलाकात की, इन्हें सारे ने बुला लिया और उनको बताया कि भाई खान जो है ना वो कह रहे हैं या कह रहा है कि भाई मैं असम्बली डिज़ाल्व करने को तैयार हूँ, तो आप तहरीक एतमाद वापस ले लें। तो आप यही चाहते हैं ना कि उसकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए, तो वो गवर्नमेंट ख़त्म करने को तैयार है, तो अब आपको क्या चाहिए। तो बात तो दुरुस्त थी। तो उन्होंने खैर जो है जो इसकी सबसे ज़्यादा मुखालफत की वो खान साहब ने की, मौलाना फजल रहमान ने की। मौलाना ने कहा कि नहीं है कि हो सकता है असी तो उन्हें घर तक छोड़ के आवांगे, हमने जो है हमने अभी तहरीक वापस नहीं लेनी, ये उसको तहरीक जो है पेश करेंगे और कामयाब कराएंगे। और अभी ये मुखालफत जारी थी, और ये किसके बिहाफ पे, सारी जो अपनी अपोजिशन है उसके बिहाफ पे बोल रहे थे, जो PDM के इत्तेहादी जमातें थी। और जो दूसरी मुखालफत आई वो आई बिलावल भुट्टो से। उन्होंने कहा जी कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बाजवा साहब यू आर ट्राइंग टू कोवर्स अस, इफ़ यू डू दैट वी विल गो पब्लिक ऑन इट। तो ये है कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं, हमें प्रेशराइज कर रहे हैं कि हम आपका ये लाडला है, तो अगर आपने ये सिलसिला हमें दबाने का जारी रखा तो हम आवाम को बताएंगे कि आप उसके खिलाफ तहरीक एतमाद कामयाब नहीं होने दे रहे।
तो जब ये बातें हुई तो बाजवा साहब जो हैं, बाजवा साहब ने कहा कि ऐ पे अजय खान ते ऐ पे जे तुसी मैं जा रहे अजय, नहीं कि आपस से लड़ो मरो। तो मैंने आपको पैगाम पहुँचाना था इमरान खान का, आप नहीं मान रहे तो आपकी मर्ज़ी है। तो अच्छा, ये वाली जो बात है, जो मौलाना फजल रहमान ने तो आज नया इल्ज़ाम लगाया ना, बिलावल जो हैं वो इलेक्शन से पहले ये बात कर चुके हैं। किसी ने कहा कि वो तहरीक एतमाद उन्होंने कामयाब कराई, तो उसमें बिलावल ने बोला कि अगर तहरीक एतमाद जनरल बाजवा ने कामयाब कराई होती तो फिर वो हमें क्यों कह रहे होते कि आप तहरीक एतमाद वापस ले लें इमरान खान के ख़िलाफ़। तो वो तो पहले ये बात कर चुके हैं। अब जो मौलाना ने जो आज नया बयान दिया, कल जो एक नदीम मलिक साहब के साथ उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात की, उन्होंने कहा जी कि जैसे उनके कहने पे हम तहरीक एतमाद पेश कर रहे थे। इसमें तो एक खुद उन्होंने ये इतराफ़ किया कि हम इस्तेमाल होना चाह रहे थे या वो कर रहे थे। और दूसरा ये है जी कि वो तहरीक एतमाद का हिस्सा थे, यानी कि वो चाह रहे थे कि खान को इस तरह से निकालना। लेकिन उनको मौलाना के इस बयान को किसी इत्तेहादी जमात के किसी बंदे ने, जो कि उस टाइम उधर मौजूद था, उसने उसकी तायद नहीं की। उन्होंने कहा जी कि मौलाना का बयान गलत है, इस तरह से बात हुई ही नहीं थी। तो लिहाजा मौलाना साहब जो है उनके लिए आज काफ़ी परेशानी बनी हुई थी। कोई और उन्होंने अपना बयान भी वापस ले लिया। उन्होंने कहा जी कि मैं जो है ना वो तहरीक एतमाद के हवाले से मैं को मज़ीद तहकीकात नहीं चाहता, यानी कि मैं चाहता हूँ कि इस मामले को आप इधर ही ख़त्म कर दिया जाए। तो वो नहीं चाह रहे। अब ये है कि उन्होंने एक इल्ज़ाम तो लगा लिया है, अब ये है कि जिन पर इल्ज़ाम लगाया वो भी बड़े तपे हुए हैं। जनरल बाजवा जो है उनके बारे में भी कोई सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि कोई वो भी कोई इस दफ़ा बयान दाग ही दें। आज तक वो कहते हैं जी कि मैंने बयान नहीं दिया तो मैं इस दफ़ा दे के रहना है। पता नहीं कि कोई उनका बयान भी आ सकता है, लिहाजा उसके लिए आप तैयार रहिएगा। और कोई एक वकील थे जो कोई इस तरह के कोई मुशावरत में इन्वॉल्व थे, उन्होंने उनसे ये बात का पता चला कि वो कोई इस तरह का बयान कोई उसके बारे में सोच रहे हैं या मशवरा कर रहे हैं कि मैं इसका क्या जवाब दूँ। तो अब यह है कि मौलाना अपने बयान से पीछे हट गए हैं, नंबर वन। दूसरा ये है कि जो उनका बयान था उसकी अभी तक अगर किसी को जनरल बाजवा से वैसे इख्तलाफ है या नफ़रत है वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन हक़ाइक़ की हद तक मौलाना के बयान में कोई सदाकत नहीं है। और उसकी मैंने आपको मिसाल भी दी है कि बिलावल भुट्टो जो कि मौलाना के साथ जो दूसरा बहुत बड़ा मुखालिफ था इस तजवीज़ का कि तहरीक एतमाद वापस लीजिए, वो पहले कह चुके हैं, बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि भाई हमें जनरल बाजवा ने कहा था कि आप तहरीक एतमाद वापस ले लें। इसके अलावा मलक अहमद खान जो है वो उस मीटिंग में मौजूद थे, जो कि नून लीग के जो शहबाज शरीफ है उनके साथ गए हुए थे। उसने भी कहा जी कि ये बात नहीं हुई है। तो बाकी लोग जो हैं वो भी इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है कि मौलाना जो है ना वो अपना गुस्सा ये इलेक्शन का निकालने में भरपूर तरीके से कामयाब नहीं हो पाए। तो लगता है ऐसा है कि जैसे वो अब शायद को पीटीआई के भी उस तरह से कोई उनके लिए भी कारआमद ना हो सकें। तो ये तो सूरत हाल है जी मौलाना के हवाले से। और जो गरीदा फ़ारूकी का इंटरव्यू सेंसर हुआ उसके हवाले से मैंने आपको बताया कि वो किस तरह सेंसर हुआ। और तीसरे जो चीज़ है जो आपसे डिस्कस करनी थी वो ये है कि एक हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम गुमन। ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम गुमन रिटायर्ड हैं और वो जनरल मुशर्रफ के दौर में वो आईएसआई के पंजाब के सेक्टर इंचार्ज थे, यानी पूरे पंजाब को देख रहे थे कि जो इलेक्शंस हुए थे जनरल मुशर्रफ के टाइम पे, उस टाइम वो आईएसआई के पंजाब के इंचार्ज थे। बाद में उनको डीजी एंटी करप्शन भी बनाया गया। फिर जो है जो असलम गुमन है उनके छोटे भाई हैं अजीम गुमन, वो भी एमपीए की सीट से उनको काफ लीग में वो आए। और उस टाइम आपको पता है कि किंग्स पार्टी जो है वो काफ लीग थी और गुमन साहब के भी उनके साथ अच्छे तल्लुकात थे चौधरी बरदरान के साथ, जो कि काफ लीग जिनकी क़यादत में बनाई गई थी। अब ये है कि वो होते हुआते अब वो पीटीआई में आ चुके थे। बल्कि मेरे ख्याल पिछला इलेक्शन जो है वो अजीम जो है उन्होंने पीटीआई से लड़ा था। इस दफ़ा गुमन साहब जो हैं उन्होंने भी सोचा कि भाई क्या लाजम सबको मिले एक सा जवाब, तो हम भी जो है जाते हैं कि कोई क्यों ना हम भी इलेक्शन में जाएं। और वो इलेक्शन में उन्होंने पीटीआई की हिमायत से दोनों भाई जो हैं, एक सूबाई असम्बली पे और एक कौमी असम्बली की सीट के लिए इलेक्शन के लिए कमर बस्ता हो गए। तो जो असलम गुमन साहब हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब, ये जो हैं ये नेशनल असम्बली की सीट के लिए थे। अब ये है कि इनको ये जीत गए हैं और जिस बंदे से जीते हैं ये भी वैसे बड़ी हैरानगी की बात है। वो बंदा काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, राना शमीम। उनसे ये जीते हैं, नून लीग के थे वो राना शमीम। अब ये है कि जो गुमन साहब हैं ये लाहौर डीएचए में रहते हैं। वो आज सुबह घर से निकले हैं अपने ड्राइवर के साथ और वो वापस नहीं आए और उनके साथ कोई राब्ता भी
कोई नहीं हो रहा। अब यह है कि वो गुमन साहब को कौन ले गया, किधर ले गया, पाकिस्तान के तनाज़ुर में हमें इस तरह की सूरत हाल में यही जो अंदाज़ा होता है ना, वही अंदाज़ा है कि कोई किसी के मेहमान बने हुए हैं, कुछ शुमाली इलाका जात वालों के। अब और ये इसकी इसलिए भी मैं एक और आपको बताता जाऊँ कि गुमन साहब को इलेक्शन से पहले उनको को बुलाया गया था, जो कोई चौधरी रियासत के जो कोई कारिंदे थे उन्होंने बुलाया था और उन्होंने कहा था जी कि आप बाज आ जाएं, आप अदारा जिस अदारे ने आपको इतनी इज़्ज़त दी, तौकीर दी, आपको सर्विस दी, आप अभी भी पेंशन भी ले रहे हैं जिसकी, उसने यानी कि उसके साथ 9 मई हुआ है और जिसने किया आप उसके हमायती बने हुए हैं अदारे के साथ खड़े होने की बजाय। तो लिहाजा आप कोई यानी कि ये है कि अपनी ज़ुबान में उन्होंने कहा जी कि इंसान बन जाओ। और दूसरा ये भी था, बातें उस टाइम हुई थी कि भाई अगर जो लोग जीत भी जाएंगे ना, वो भी बाद में उन्होंने किसी दूसरी तरफ ही जाना है। तो आप लिहाजा यानी उनको भी एक पैगाम होगा कि आप भी अपना सोच लें कि आपने क्या करना है। तो अब यह है कि उस तनाज़र में भी अगर देखा जाए तो और ज़्यादा इस चीज़ का लगता है कि जो है वो किसके मेहमान हो गए हैं और आने वाले दिनों में उनकी क्या कोई स्टेटमेंट आ जाती है कि वो नून लीग में शामिल हो रहे हैं या 9 मई को कंडेम करेंगे या क्या करेंगे, ये आने वाले टाइम पर पता चलेगा। लेकिन इससे एक और चीज़ भी यहाँ हो रही है कि ये भी मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हमें पता चले कि जो पीटीआई भी आजकल अपने सोने से पहले उनकी जो लीडरशिप है ना, वो बंदे चेक करती है कि सारे अपने करोकार ने को फ़ोन शून करके को मिस कॉल दे के उनको चेक करते हैं। तो ये भी मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कोई और लोग जो हैं वो भी को नून लीग के साथ जा मिलें, कोई इस तरह की सूरत हाल बन जाए। तो ये नाजरीन ताज़ा तरीन थी जो आप तक हम लेकर आए हैं। तो हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।